होमवर्क डिस्कशन एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। इसमें देखो मैं शीट निकाल लेता हूँ। शीट कहाँ है? एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए एंड बी में जो भी डाउट है पूछो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में। बोलो। A2 का BNC और A3 का B। एक सेकेंड रुको। क्या है? A2 का BNC हाँ और A3 का B। A3 का B, ठीक है। तो A2 में देखो, A2 में क्या बोला है? हाँ बोलो और बोलो। A3 का C। A3 का C। और कोई डाउट है? सेक्शन ए और बी दोनों के डाउट बोल दो एक साथ। सेक्शन बी में B3 का 3। B3 का B3 का थर्ड है ना? और क्या बोल रहे हो? B3 का 1 और 2। B3 का 1 और 2 भी। और कोई डाउट है? नहीं है। चलिए A2 के अंदर देखते हैं। A2 में क्या बोला है? राइट द सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो ठीक है, लिख दो सेल रिएक्शन। देखो एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर ये हो रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर ये हो रहा है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। H+ दिया है, मतलब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ी होगी तुमने एसिडिक मीडियम में, तो इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? आंसर अलग आ रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है, मैं करके बताता हूँ। 4H2O 8H+, ठीक है। और यहाँ पर 2+ है, इधर 7+ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर दो इनको। ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5Fe2+ प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H+ gives 5Fe3+ प्लस Mn2+ प्लस 4H2। ये नहीं दे रखा आंसर? यही दे रखा है। हाँ तो क्या समझे? वो आगे Fe2+ नहीं दिया हुआ है। हाँ सर, पीछे गलती है। Fe+2 नहीं दिया है, 5Fe+2। अब तो रॉन्ग है ना, वो तो Fe2+ देना चाहिए ना। वही आंसर था। ठीक है। थर्ड सी में बोलो। A2 के सी में क्या दिया है हमको? सी में क्या दिक्कत है? सी तो हो जाना चाहिए, इजी है। A2 का सी में क्या डाउट आ गया? बोलो। बताओ बताओ बताओ, A2 के सी में क्या दिक्कत है? सी तो इजी था। अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो A2 का सी डाउट क्यों पूछा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। A2 का सी तो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें क्या दिक्कत है? A3 का बी देखते हैं। A3 के बी में क्या बोला है? A3 के बी में क्या बोला है? A3 का बी है सेल नोटेशन लिखना है। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों डाउट पूछ रहे हो? तो वो एक्चुअली गलत आ रहा था आंसर इसमें। 2Fe3+ है, Sn2+ एक्वस दिया है, और 2Fe2+ है एक्वस, और Sn+4 एक्वस दिया है ना।
अब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। ये वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है, ये वाला रिएक्शन रिडक्शन का है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाँ मैंने एक्चुअली ठीक है। गलत लिख दिया था। A3 का सी में क्या बोला है। अब सी वाले में भी क्या दिक्कत है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन क्यों डाउट पूछ रहे हो। सी में क्या इशू है, सी में सिंपल है। सी वाले में देखो क्या करना है, तो आगे आ गया। आगे आ गया। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है B3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही है। B3 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। अरे भाई किसने पूछा है फर्स्ट, सर मैंने। क्या दिक्कत है देख। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया है मतलब बोल रहा है कि कौन से ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब MgO था उसमें तूने हाइड्रोजन डाला, ये रिड्यूस हो गया Mg में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया 2H प्लस में। ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा ये हमें देखना है, मतलब ये रिड्यूस हो जाए और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेगा तो हाइड्रोजन का जो SRP वाला डेटा है वो कहाँ आता है 2H प्लस से H2, इसके ऊपर कौन आएगा सोडियम और मैग्नीशियम इसके ऊपर आएगा और कॉपर इसके नीचे आएगा। तो हाइड्रोजन किसको रिड्यूस कर पाएगा, हाइड्रोजन रिड्यूस उसी को कर पाएगा, ये सिर्फ सोडियम और मैग्नीशियम को रिड्यूस कर पाएगा, बताओ। ऑक्साइड आर रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, अच्छा किसको ये रिड्यूस कर पाएगा ऐसा पूछा है ना। तो बताओ ये इसके पास हाइड्रोजन के पास इतनी पावर है क्या कि ये मेटल को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए सोडियम और मैग्नीशियम को। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, यहां पर ये मेटल का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी मेटल का सॉरी मेटल का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब जो सीरीज में नीचे आते हैं उनके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है या रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, सीरीज में नीचे आते हैं तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है। बढ़ती है। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी सोडियम या मैग्नीशियम की या फिर H प्लस की। सोडियम। अरे भाई सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन के सामने रिड्यूस होंगे क्या, उसकी तो रिडक्शन टेंडेंसी कम है ना, वो तो ऊपर आ रहे हैं सीरीज में। हाँ हाँ सर। सीरीज याद है तेरे को, सोडियम मैग्नीशियम फिर H प्लस आता है फिर कॉपर आता है, ऐसा होता है, मतलब Na प्लस Mg2 प्लस H प्लस और कॉपर प्लस या 2 प्लस कुछ भी ले ले, कॉपर 2 प्लस है यहाँ पर। अब इनको रिड्यूस करना है ना, तो इनके रिस्पेक्ट में इनका रिडक्शन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, देखिए रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कॉपर की, देन H प्लस की, देन Mg2 प्लस की, देन Na प्लस की। तो H प्लस की रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो H प्लस रिड्यूस होगा तो रिएक्शन ये पीछे जाएगी या फिर ये रिएक्शन आगे जाएगी, बता। आगे जाएगी। क्यों आगे जा रही है, तो Mg रिड्यूस हो रहा है कौन, तो पहले देख कौन पूछ रहा है डाउट। सर आदित्य। अरे भाई मेरे थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा सोच, आगे रिएक्शन जाती है तो Mg रिड्यूस होता है, Mg यहाँ पर 2 प्लस में है जो रिड्यूस होकर Mg में जा रहा है, तो Mg तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता ना हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन की रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो H प्लस रिड्यूस होकर H2 में जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो MgO और Na2O H2 से रिड्यूस नहीं होंगे यार, H ब्लॉक के मेटल है उनकी मेटलिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, वो कैसे रिड्यूस हो सकते हैं। हाँ सर समझा। तो सिर्फ ये कॉपर को ही रिड्यूस कर पाएगा Cu2O को, ठीक है। सेकंड वाला किसने डाउट पूछा है, सर मैंने पूछा है। हाँ नहीं बताऊंगा, नोट्स पढ़, इसमें सिंपल लिखा है ऑक्साइड विल डिकम्पोज मोस्ट इजीली ऑन हीटिंग। क्या मैंने तुम्हें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड पढ़ाया है, बताओ। हाँ सर। हाँ तो उसमें मैंने सिंपल लिखवाया है ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है,
घटती है। घटती है तो बस सीरीज याद होना चाहिए, सभी के ऑक्साइड ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी घटेगी, बात खत्म। हाँ सर समझा। थर्ड वाले में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोड थर्ड वाले सबका दे में रखा है। उसका आंसर जिंक ही होना चाहिए ना? रुको क्वेश्चन पढ़ने दो। द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, सभी का वैल्यू दे रखा ऑक्सीडेशन का, Fe का, कॉपर का और जिंक का, सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है 0.444 माइनस 0.337 और 0.763। स्टेट विच ऑफ दीज मेटल कैन रिप्लेस द अदर टू मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो जैसे मान लो मेरा जिंक आया, जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। यस, तो आंसर तो जिंक ही आना चाहिए। ओके सर, बस मतलब वो पीछे आंसर वो लोग ने कुछ स्टेटमेंट में दिया था, इसलिए मुझे सिर्फ हाँ स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। सेक्शन अभी हम लोग एक चीज और रह रहे हैं, हम लोग क्या करा अभी तक हमने एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए और बी। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी और डी। सी और डी में पूछो सर C2। तो वो लास्ट हाँ क्या डिस्कस सी, कर सकते प्लीज? C2 सर C2। क्यों तो अभी एक्चुअली वो रह गया, मतलब मैंने आज देखा नोट्स में और फिर ऑलरेडी काफी टाइम हो गया था। एक प्लीज सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी में बोलो। डाउट्स नहीं है। किसी को डाउट है एक्सरसाइज? अरे सी बाद में डिस्कस करेंगे, अब लोग करके लाए नहीं यार, तुम लोग क्या करें अब। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और बी में बोलो। सी सेक्शन बाद में डिस्कस कर लेंगे, जिसको C2 डाउट है उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ए और बी में कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नहीं सर। B7 कौन सा B7 पार्ट 2 का। ठीक है, B7 पूछा है। B7 में क्या बोला है, KCl कैन बी यूज इन सॉल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। अच्छा देखो, पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा अभी जितने तुमने पढ़ा है उतने कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया बट तुम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है ना, वहां पर हम लोग यूज नहीं करते। जैसे सपोज करो इधर कोई किसी का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है ना एनोड की तरफ, और कैथोड की तरफ कोई एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। मान लो यहाँ मेटल M1 का एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ मेटल M2 का एक्वस सॉल्यूशन है ना। जैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए में एक तरफ जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन है, एक तरफ Ag+ का एक्वस सॉल्यूशन है। ऑप्शन बी में देखें तो एक तरफ Pb2+ का एक्वस सॉल्यूशन है, एक तरफ कॉपर 2+ का एक्वस सॉल्यूशन है। ऑप्शन डी में देखें तो एक तरफ कॉपर 2+ और एक तरफ Au3+। ऑप्शन डी में देखें तो एक तरफ Fe2+ और एक तरफ Pb2+ का एक्वस सॉल्यूशन है। KCl किसके साथ यूज नहीं कर सकते, इनमें से किसी भी कैटाइन के साथ अगर Cl- आयन ने पीपीटी बना लिया ना तो उसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते। ऐसा हमने पढ़ा है, पीपीटी नहीं बनाना चाहिए, बोलो। अब देखो ये चीज हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैटाइन वाला पार्ट होता है ना, वहां पढ़ते हैं हम लोग, अभी नहीं पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटाइन वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन सा कैटाइन कौन से एनाइन के साथ पीपीटी बनाता है। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लोराइड माइनस आयन होता है ना, वो ग्रुप 1 में Pb2+, Ag+ और Hg2+ इनके साथ पीपीटी बना लेता है ना। तो इनके साथ पीपीटी बना लेता है। तो देखो इसमें पीपीटी किस किस के साथ बना लेगा, जैसे यहाँ पर AgCl के साथ पीपीटी बन जाएगा, इस वाले में PbCl2 के साथ पीपीटी बन जाएगा, इसमें PbCl2 का पीपीटी बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हाँ सर। तो वो पीपीटी किसके साथ बनाता है किसके साथ नहीं बनाता है ये चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समझ गए? ठीक है सर। वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है, अभी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दिया। सेक्शन ए और बी में और कोई डाउट है? नहीं। बोलो। नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं आज का होमवर्क पहले ही बता देता हूँ ना।
होमवर्क तुम्हें करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा होमवर्क डिस्कस करेंगे, चाहे तुमने किया हो चाहे नहीं किया हो, मेरी तरफ से डिस्कस हो जाएगा। होमवर्क क्या है, एक तो सी और डी डिस्कस करना है, इसके अलावा एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट ई एंड एफ ये करना है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में मैंने फैराडे का लॉ बताया था तुम्हें कि फैराडे का लॉ क्या होता है। सॉरी, हम लोग लास्ट क्लास में सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने तुम्हें बताया था कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, ऐसा ऐसा मैं कुछ तुम्हें बता रहा था, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, ये सब कुछ बताया था। कैलोमल इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कौन कहाँ जाता है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि दो पार्ट होते हैं, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ जाता है। कैटायन का रिडक्शन होता है, एनायन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव में तो होता है हम लोग क्वांटिटी मेजर करते हैं कि जो डिपॉजिट होगा वो कितना डिपॉजिट होगा। उसके लिए हम लोग फैराडे के लॉ लेते हैं। फैराडे के दो लॉ थे, एक लॉ 1 एक लॉ 2, है ना। तो इसमें हमने बता दिया था कैसे हम लोग करते हैं, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करे थे। फिर हमने वाटर की रिएक्शन लिखी थी, एनोड पर क्या होती है, कैथोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन जो हमें याद रखनी है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं आज वाले लेक्चर में क्या, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। मतलब कि अगर एक या एक से ज्यादा कैटायन या एनायन हुआ तो कौन जाकर डिपॉजिट होगा वो हमें देखना है। तो उसका एक बहुत ही सही तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, उसको तुमने याद रखना है। क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो फंडा है वो क्या है, वो है क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव कर लिया कि क्वांटिटी कितना बनेगा वो तो बहुत इजी है। देखो जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन हमेशा मिक्स में क्वेश्चन आएगा। मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर कभी हमको एक या एक से ज्यादा कैटायन या एनायन देगा और उसका मास भी पूछेगा। मतलब पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन डिपॉजिट होगा, फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से सुनो, इजी है ये भी, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोग इसमें लिखते हैं क्या, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of electrolyte there will be two there will be क्या लिखेंगे, two more species present in a solution which can compete at cathode और एनोड। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है ना, NaOH नहीं NaCl मान लो, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, Na प्लस है और Cl माइनस है। तो एनायन एनोड की तरफ जाएंगे, मतलब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और Na प्लस का रिडक्शन होगा कैथोड पर। बट हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब मेरे पास वाटर भी है, तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि मैं वाटर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाऊं या फिर मेरे Na+ या Cl- का। वो कैसे डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट को कि कौन जाकर डिपॉजिट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर कैथोड। कैथोड पर किसका मैं रिडक्शन करवाऊं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल फंडा है। क्या हो गया भाई, किसको एडवांस का रिजल्ट जानना है, तुम लोग मैसेज कर रहे हैं एडवांस का रिजल्ट बताओ। अरे खुद का देख लो, खुद का क्या आने वाला है। हायर द SRP एंड RP ग्रेटर विल बी द प्रेफरेंस एट कैथोड।
इस लाइन का क्या मतलब हुआ बताओ? सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इजीली रिड्यूस होगा कैथोड पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो भी है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, तो हम लोग उसको डिपॉजिट करवाने के लिए कैथोड पर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि भाई तुम लोग पहले आओ और पहले आके रिड्यूस हो। तो उसको याद रखने का एक मैंने बहुत सिंपल फंडा बना रखा है, क्योंकि हम देखो जनरली वाटर के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन वगैरह होगा ऐसा, तो एक टेबल की फॉर्म में मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। मैंने एक बहुत सिंपल फंडा बना रखा है। ऐसा वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें है ना, तो हमारे पास मान लो ये वाटर है, वाटर रिड्यूस होके क्या देता है, H2 गैस देता है और OH माइनस आयन देता है। तो वाटर से ऊपर कौन होते हैं, एसआरपी के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, वाटर से ऊपर जनरली होते हैं एस ब्लॉक वाले लोग या फिर एल्यूमिनियम 3+। एस ब्लॉक आयन होंगे या एल्यूमिनियम 3+ होगा। और नीचे कौन होंगे, वाटर से नीचे कौन होंगे, अदर लोग, दूसरे लोग सारे। वाटर से ऊपर कौन होते हैं, एस ब्लॉक आयन और एल्यूमिनियम 3+। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है कि वाटर से ऊपर कौन है, एस ब्लॉक आयन या एल्यूमिनियम 3+। मतलब अगर एस ब्लॉक आयन और वाटर, एस ब्लॉक का कोई आयन आ गया, मान लो Mg2+ आ गया और वाटर आ गया, दोनों में हमने कंपटीशन करवाया किसका रिडक्शन करूंगा, तो किसका रिडक्शन करूंगा, बताओ? H2O ना। वाटर का रिडक्शन करेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग बोल रहे हैं एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर एस ब्लॉक के आयन या एल्यूमिनियम 3+ आ जाता है तो सिंपली वाटर का ही रिडक्शन होगा क्योंकि वाटर का एसआरपी ज्यादा है। उसके अलावा और कोई आ जाता है तो उनका कर देंगे हम रिडक्शन। ठीक है, समझ में आती इतनी बात? बोलो। हाँ सर। अब बात करते हैं फॉर एनोड। एनोड पर हम लोग क्या करेंगे, एनोड पर कुछ अलग मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं अपने अकॉर्डिंग, उनको फॉलो करना है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर में ही फॉलो करना है एनोड के अंदर, इस बात को ध्यान रखना, एनोड में प्रायोरिटी ऑर्डर में ही फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रोड इज ऑफ एक्टिव मेटल, if electrode is of active metal, then oxidation of metal rod takes place। तो हमें इसी ऑर्डर में देखना है एनोड में किसका ऑक्सीडेशन कराएं, एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो सबसे पहले मैं जाके देखूंगा कि मेरी रॉड एक्टिव मेटल की है या नहीं। एक्टिव मेटल मतलब जो रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इनर्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा अगर एक्टिव मेटल की है तो उसी का ऑक्सीडेशन करवा दूं। अगर वो एक्टिव मेटल की नहीं है, अगर वो इनर्ट है, तो सेकंड पॉइंट पर आएंगे, क्या, इफ ऑक्सीडेशन ऑफ anion is possible, if oxidation of anion is possible, then anion will undergo oxidation। मतलब अब हमारे पास पता है हमारा एनायन ही एनोड की तरफ मूव करेगा, तो देखो एनायन का ऑक्सीडेशन हो सकता है या नहीं। अगर एनायन का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो करवा दो, नहीं हो सकता तो थर्ड पॉइंट पर जाएंगे। अब इफ पॉसिबल का मतलब क्या है, एनायन का तो ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा, नहीं जरूरी नहीं है। जैसे मान लो सपोज करो तुम्हारे पास दो एनायन है, कौन से, एक तो Cl- आयन और एक NO3- आयन। इन दोनों में से कौन से एनायन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बताओ? बोलो यार। हम बोलते हैं कि Cl- का क्या है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बट हम लोग बोलते हैं NO3- का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल।
क्यों ऐसा क्यों है? ऑक्सीडेशन पॉसिबल क्यों नहीं है NO3 माइनस आयन का, बताओ। बोलो यार, कुछ तो बोलो। Cl माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, लूज करते हैं। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो सकता है, NO3 माइनस का ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि NO3 माइनस ऑलरेडी +5 में है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में बैठा है और उसको और ज्यादा हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये किस में है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, समझ गए। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फेट लूं, क्या सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा? बोलो। क्यों नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन? +6 में है। क्योंकि यहाँ पर सल्फर किस में है? +6 में, ठीक है। तो अगर मेरे एनायन का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो करवा दो, नहीं हो सकता तो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 से पहले एक मैं पॉइंट लिख देता हूं। अगर मान लो एक के एक से ज्यादा ऐसे एनायन हो जिनका सबका ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो, तो उसके लिए हम लोग एक ऑर्डर लिखते हैं जिसको याद रखना है। सल्फेट NO3 माइनस, H2O, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, है ना। इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस एनायन की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी को भी हमें याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट प्रायोरिटी का। फर्स्ट पॉइंट था कि देखो मेटल इलेक्ट्रोड एक्टिव मेटल का है या नहीं, एक्टिव मेटल का है तो उसको ऑक्सीडाइज कर दो, अगर वो इनर्ट है तो सेकंड पॉइंट पे जाओ। एनायन को देखो, एनायन अगर ऑक्सीडाइज हो सकता है तो कर दो, अगर एनायन ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा तो थर्ड पॉइंट क्या? अदरवाइज वाटर विल ऑक्सीडाइज, मतलब हम वाटर को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो एनोड पर प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैथोड पर प्रोडक्ट कैसे बनाना है, समझ गए? बोलो। हाँ सर। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द प्रोडक्ट, डिटरमाइन द सर प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहा है? आपने ऊपर जो वो ऑर्डर लिखा है वो किस चीज की था, फिर से बता दो। कौन सा ऑर्डर? वो I माइनस B R माइनस और Cl माइनस वाला। अगर मान ले तेरे पास सॉल्यूशन में 2 एनायन आ गए, इनर्ट इलेक्ट्रोड का तेरा सॉल्यूशन है, 2 एनायन आ गए, एक आ गया Cl माइनस आयन, एक Br माइनस आयन, तो तू किसे किसे ऑक्सीडाइज करवाएगा? क्योंकि Cl माइनस भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, Br माइनस भी, तो किसे ऑक्सीडाइज करवाएगा? Br माइनस। Br माइनस को ना, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर लिखवाया, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा मैं टेबल बना के एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, टेबल बना देता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन है, 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये मेरा टेबल है, 4 कॉलम बना देता हूँ। कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, ठीक है। अब ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो मेरा एक्वस सॉल्यूशन, कौन से चीज का लूंगा। इधर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसका है? इधर तुम्हें बताना है कैथोड पर क्या प्रोडक्ट होगा, इधर बताना है एनोड पर क्या प्रोडक्ट होगा, है ना। एक्वस सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए एक बार NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, एक बार Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, एक बार कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, एक बार CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है, एक बार कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और एक बार NaCl है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, 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 कॉपर, प्लेटिनम। प्रोडक्ट क्या बनेंगे कैथोड एनोड पर डिसाइड कर रहे हैं, बताओ।
हो गया। हो गया? बताए आंसर बताए, कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट्स बताएं। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? पहले सारे कैथोड के प्रोडक्ट बोल दे सभी के अंदर। कैथोड पर क्या बनेगा फर्स्ट वाले में? H प्लस नहीं बनेगा, कैथोड पर H2 गैस बनेगा। Na2SO4 में बोले H2 गैस। H2 गैस, ठीक है। कॉपर सल्फेट में बोले कॉपर। अगेन नीचे कॉपर क्लोराइड में बोले कॉपर। कॉपर सल्फेट में बोले अगेन कॉपर। कॉपर। और इसमें बताएं NaCl लिक्विड में सोडियम, ठीक है। क्या किसी को दिक्कत है कैथोड के प्रोडक्ट्स में? नहीं सर। NaCl लिक्विड एक बार अगर सी अब हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा था NaCl लिक्विड में सोडियम क्यों बना? क्योंकि NaCl लिक्विड में कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, उसमें तो वाटर के साथ कंपटीशन करते हैं। अब इसमें तो एनायन सिर्फ क्लोराइड आयन है, कैटायन सिर्फ Na+ है, तो कैटायन कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। ओके सर। अगर और बताओ और CuSO4 के वहाँ अगर CuSO4 के वहाँ पे Cu की जगह Pt होता तो फिर क्या होता? तो भी कैथोड पर तो कॉपर ही बनता ना। देखो एक्टिव इलेक्ट्रोड है या नहीं ये डिपेंड करता है एनोड के प्रोडक्ट्स में। फॉर एनोड में लिखवाया मैंने वो, समझे? ठीक है। एनोड पर प्रोडक्ट्स बताएं। अब एनोड पर प्रोडक्ट बताएं। NaCl में स्टार्टिंग वाले में एनोड पर क्या मिलेगा? Cl2 गैस। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर हमें Cl2 गैस देगा। Na2SO4 में बोलो OH नहीं, O2 गैस। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और O2 गैस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। ऑक्सीजन टू गैस। O2 गैस। नेक्स्ट CuCl2 में Cl2 गैस। Cl2 गैस। Cl माइनस आयन ऑक्सीडाइज होकर Cl2 गैस देगा। नेक्स्ट बताइए। O2 गैस। कॉपर सल्फेट में बताओ। कॉपर सल्फेट में हमें प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट कॉपर मिलेगा, ठीक है। NaCl लिक्विड में बोलो Cl2 गैस। इतने सारे मैंने प्रोडक्ट लिखे। किसी को दिक्कत है किसी प्रोडक्ट में? नहीं सर। नहीं है दिक्कत, ठीक है। बता दो किसी को कोई दिक्कत है तो। सर कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट में कौन सा कॉपर सल्फेट? दो ऑप्शन है हमारे पास। कॉपर जो सल्फेट अभी आपने किया। कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ ना। हाँ तो देख कॉपर का इलेक्ट्रोड है मतलब एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड है ना, तो उस पर कॉपर ही डिपॉजिट होगा हमारे पास। अच्छा ठीक है। एक्चुअली देखो इसके अंदर क्या हुआ? बुल एनोड पे, हाँ सर एनोड पे, उसका ही एनोड पे। एनोड पे ही तो बोल रहा हूँ कॉपर। देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या है ना, मैं वही चीज यहाँ पर बता रहा था। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मास ऑफ कॉपर रिमेन्स कंजर्व्ड। कैसा? ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड। कैथोड पर कैटायन जाते हैं, कॉपर डिपॉजिट होता है, मतलब कॉपर 2+
सॉल्यूशन में से निकल निकल कर कॉपर कैथोड की रॉड पर डिपॉजिट हो गया कॉपर 2+ की फॉर्म में, है ना, ठीक है। और एट एनोड क्या होता है, एनोड पर देखो होता क्या है, एनोड किसका है, कॉपर का रॉड है, एनोड मेरा कॉपर का रॉड है, कॉपर का ही रॉड है ना हमारे पास। हाँ तो हमारा जो कॉपर का रॉड होगा वो कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट होता जाएगा, मतलब जो हमारा रॉड होगा वो क्या होगा, वो श्रिंक होगा, क्योंकि रॉड में से कॉपर निकल निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है कॉपर 2+ की फॉर्म में, तो रॉड मेरा श्रिंक होता जाएगा होता जाएगा। अब जो कॉपर 2+ रॉड से निकल निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है वो कॉपर 2+ वापस जाकर कहां डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। मतलब रॉड से कॉपर 2+ निकलता जा रहा है और धीरे धीरे वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब रॉड से निकल रहा है सॉल्यूशन में जा रहा है कॉपर 2+ की फॉर्म में, अब सॉल्यूशन से कॉपर 2+ की फॉर्म में वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब एनोड से जाता है और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल कॉपर है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होगा, कैसा, मैं एक डायग्राम की हेल्प से भी बता देता हूं कि एक मैंने ऐसा बनाया, मान लीजिए ये रॉड है कॉपर का, दूसरा रॉड भी मान लो कॉपर का है ना। अब ये एनोड मान लो, ये कैथोड मान लो, ये सॉल्यूशन है हमारे पास। अब यहां से कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर 2+ की फॉर्म में, और ये जो कॉपर 2+ है यहाँ वाला वो किस में जा रहा है, कैथोड पर। तो कॉपर 2+ कॉपर एनोड से निकलता जा रहा है और कैथोड पर इकट्ठा होता जा रहा है, मतलब एक तरह से हम बोलते हैं हमारा प्योर कॉपर हमको मिल रहा है। कॉपर प्योर करने का एक मेथड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कॉपर रॉड से कॉपर निकल रहा है वो कॉपर 2+ में जा रहा है और एनोड पर जाकर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो पूरा मास जो कॉपर का है वो कंजर्व रहेगा। समझे फंडा? फिर कैथोड पे आप बोले ना, कैथोड पे डिपॉजिट। हाँ हाँ, तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हमारा कॉपर ही एज ए कॉपर डिपॉजिट नहीं हो रहा, एनोड पर हमारा कॉपर निकल रहा है, तो इसलिए हमने एज ए प्रोडक्ट वहां पर कॉपर ही लिखा है। जरूरी नहीं है कुछ डिपॉजिट हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एनोड से कम हो जाए, तो कम क्या हो रहा है, कॉपर हो रहा है, तो उसको मैंने लिख दिया। समझ गए? ओके सर। हाँ आप सर। ठीक है, एक एक बार हाँ बोलो बोलो। सर जो OH जब डिपॉजिट रहता है वो O2 में कैसे कन्वर्ट होता है, वो एक बार रिएक्शन लिखकर बता सकते हो? एक्चुअली एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है ना। अब OH नहीं है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ही रिड्यूस होगा, तो वाटर ऑक्सीडाइज होकर O2 देता है ना, मैंने रिएक्शन लिखवाया था लास्ट क्लास में। ओके। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करो तुम, सब फंडा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है देखो, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, प्रॉपर्टी क्या है, 0.1 m का सॉल्यूशन है 1 लीटर का, है ना, 0.1 m का सॉल्यूशन है 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 0.5 फैराडे ऑफ चार्ज is supplied. Find the amount of product of electrolysis obtained at cathode and anode। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करो, बताओ इसमें क्या होगा।
सर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज किए ना? हाँ, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड ही मानते हैं। ठीक है, ओके सर। कैथोड सर, आंसर बोलो। आंसर बोल रहा है। सर 0.1 मोल कॉपर मिलेगा और उसके बाद 0.15 मोल H2 मिलेगा और 0.125 O2 मिलेगा। किसने बोला आंसर? सर मैंने बोला। ध्रुव ने। ठीक है, सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट है। बट एक चीज और मैं एडिशनल इसमें बताता हूँ, वो सुन लो, है ना। देखो होता क्या है, एट कैथोड, सबसे पहले कैथोड की बात करते हैं। कैटाइंस कैथोड की तरफ जाते हैं और एक तो वाटर है और एक कॉपर 2+ है, तो किसका रिडक्शन होगा? पहले कॉपर का होगा। पहले कॉपर का होगा, तो कॉपर 2+ है पहले, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में चला जाएगा। मोल कितने हैं कॉपर के? कॉपर 2+ के मोल है 0.1 मोल। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके मोल्स निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो, 1 मोल कॉपर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 0.1 मोल कॉपर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 0.2। 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन। 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 0.2 फेराडे का चार्ज, यही होता है। हाँ। और कॉपर कितना डिपॉजिट होगा यहाँ से? 0.1 मोल। एक कॉपर 2+ से एक कॉपर बनता था, तो 0.1 मोल से 0.1 मोल ही मिलेगा। अब कॉपर जितना था सारा खत्म हो गया, बट करंट तो अभी भी बचा है ना करंट। रिमेनिंग चार्ज कितना है? 0.3 फेराडे। टोटल 0.5 फेराडे था, कॉपर ने तो सिर्फ 0.2 फेराडे यूज किया। 0.3 फेराडे अभी भी बचा है। तो मुझे बताओ, ये अब कौन रिड्यूस होगा? H+। H+ रिड्यूस होगा, H+ नहीं, वाटर। ठीक है,
तो वाटर रिड्यूस होगा, तो वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन क्या मैंने तुम्हें बोला था, याद रख लेना वो रिएक्शन होता है 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस + 2OH - एक्वस, है ना। अब देखो हमारे पास जो करंट है ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट मेरे पास कितना बचा है, 0.3 फैराडे का करंट बचा है ना। अब देखो 2 फैराडे के करंट से 1 मोल H2 गैस मिलता था, 2 फैराडे के करंट से 1 मोल H2 गैस मिलता था, तो 0.3 फैराडे के करंट से कितना मोल H2 गैस मिलेगा, 0.3/2 मोल मिलेगा। हाँ बताओ, तो ये बन गया 0.15 मोल। OH- के भी निकाल लो, एक बार के लिए OH- भी मैं निकाल लेता हूं। तो 2 फैराडे करंट से 2 OH- मिलता था, तो 0.3 फैराडे से 0.3 मोल मिलेगा। समझ आती है ये बात? एक हाँ। बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो हमारे को क्या दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन था, या फिर इस रिएक्शन को है ना एक और तरीका है करने का, अगर तुम्हें इससे समझ नहीं आ रहा तो इस रिएक्शन को ऐसा लिख लो, H2O + इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस + OH-। मैंने क्या किया, मैंने पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब करंट कितना है, 3 फैराडे का। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल H2 गैस मिलता था, तो 3.3 फैराडे से कितना मिलेगा, 0.3 फैराडे बाई 2 मोल। और ये कितना मिलेगा, 0.3 मोल, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल OH- आयन मिलता है, तो 0.3 फैराडे से 0.3 मोल मिलेगा। भी समझ आती है बात? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, तो देखो एनोड पर एनायन जाते हैं, एक हमारे पास सल्फेट है, एक वाटर है। वाटर तो बहुत सारा है, क्या सल्फेट का रिडक्शन होगा, सॉरी एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा? नहीं। तो नहीं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड है क्या, नहीं है। क्या सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा। तो थर्ड हम लोग वाटर को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। तो वाटर को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए रिएक्शन लिखता हूं मैं क्या, 2H2O गिव्स O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। O2 तो गैस है और ये एक्वस है, ठीक है। चार्ज कितना है, सॉरी चार्ज तो बहुत सारा है, चार्ज तो हमारे पास बहुत सारा है ना। नहीं बहुत सारा थोड़ी है, चार्ज तो 0.5 फैराडे। चार्ज कितना है, 0.5 फैराडे। तो एनोड पर 0.5 फैराडे के रिस्पेक्ट में O2 के मोल्स और H+ के मोल्स मुझे बताओ कितने आएंगे। बोलो, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करो। O2 के आएंगे 0.125 और H+ के आएंगे 0.5। देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 H+ मिल सकता था, मतलब 4 फैराडे से 4 मोल H+, तो 0.5 फैराडे से 0.5 मोल H+, ठीक है। और देखो सॉरी H+ के बारे में बताया। और O2 के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो O2 में देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 1 O2 मिलता है, तो 0.5 फैराडे से 0.5/4 मिलेगा मोल। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास सॉल्यूशन में एक चीज है, H+ आयन भी मेरे पास सॉल्यूशन में, OH- आयन भी मेरे पास सॉल्यूशन में। तो क्या ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे वापस से। H+ आयन भी मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन में है और OH- आयन भी मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ये वाटर बना लेंगे। बोले हाँ बना लेंगे। H+ आयन क्या है, H+ आयन मेरा कितना बना था, 0.5 मोल। ऊपर देख लो, H+ आयन 0.5 मोल बना था क्या, कहाँ गया, ये रहा नीचे। H+ आयन 0.5 मोल बना था। OH- आयन कितना बना था, 0.3 मोल। दिख रहा है OH- आयन 0.3 मोल, ये देखो, बोलो
हाँ सर अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वाटर कितना बनेगा? वाटर तो खैर लिक्विड बनेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो सॉल्यूशन में वाटर बन जाएगा। OH माइनस आयन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और H प्लस आयन कितना बचेगा? 0.2 मोल, है ना। अब देखो इसमें एडिशनल क्वेश्चन और बन सकता है आयनिक का। इस तरह के क्वेश्चन में एडिशनल एक भी चीज हमसे पूछ सकता है, हमको बोलता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तुम क्या बोलोगे? एसिडिक होगा। फाइनल सॉल्यूशन मेरा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन उसमें है। अगर मान लो इसमें एक और चीज हमसे पूछ सकता है, क्या हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दे कि मेरा सॉल्यूशन इतना वॉल्यूम है, तो बताओ पीएच क्या होगा? तो H प्लस आयन के मोल है, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, उससे पीएच निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बने हैं इलेक्ट्रोलिसिस के? फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करता हूं, कैथोड की। कैथोड पर कौन बना है? एक तो कॉपर बना था, तो कॉपर सॉलिड के मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल, है ना। मोल पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया तो बार बार मोल लिखने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैथोड पर क्या बना था? एक H2 गैस बना था, उसके मोल थे 0.15 मोल। एक एनोड पर O2 गैस मिला था, उसके मोल 0.125। एक एनोड पर, सॉरी एनोड पर इतना ही था। एक सॉल्यूशन में फाइनली H प्लस आयन मिला था, H प्लस आयन एक्वस का मोल कितना है? 0.2 मोल। समझ गए? बोलो, हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो कि कैसे कर दिया, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। ऐसा कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताओ। थोड़ा ऊपर जाओ ना। हाँ बस सर। बोल, जल्दी बोल। नहीं सर, समझा आप। किसी को डाउट नहीं है? चलो ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और लिखते हैं ना। एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, वो तुम करो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ करंट ऑफ 3.7 एम्पियर is passed for 6 hours between nickel electrodes in 0.5 liter, 2m aqueous solution of NiNO3 whole twice, है ना। देन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द molarity, what will be the molarity of solution at the end of इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लास्ट में एकदम इसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन करो, तब तक एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, है ना।
हो गया क्या बताओ? बोलो यार, कुछ तो बोलो। सर 1.1 है क्या अप्रोक्स? अप्रोक्स 1.1 नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअल में ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं करना। मैंने इतना सा स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि इतने से में सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। पहले तो बताओ इलेक्ट्रोड कैसा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है? एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट या प्लेटिनम के अलावा कुछ आ जाता है तो एक्टिव ही होता है, अगर इनर्ट होगा उसके अलावा तो मेंशन करेगा। तो एनोड पर क्या होगा, सॉरी कैथोड पर क्या होगा, निकल 2+ है, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, वाटर का तो नहीं हो पाएगा, निकल का हो जाएगा। ठीक है, और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर एक्टिव मेटल है, तो जो रॉड होगी मेरी, वहां से वो रॉड में से निकल 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 के किस में जाएगा, निकल जाएगा रॉड से और सॉल्यूशन में जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है निकल 2+ की वो क्या है बताओ? सेम ही रहेगी सोल्यूशन में, कांस्टेंट है। और NO3- का कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे ही सेम है। क्यों? क्योंकि NO3- तो ना ही ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ही रिड्यूस हो रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन के बाद उसका मोलैरिटी क्या रहेगा, 2। सेम रहेगा। 2m था तो 2m ही रहेगा, समझे? तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो हमें डरना नहीं है, सोचना है हमें थोड़ा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखा है, क्वेश्चन में मैंने रिएक्शन नहीं लिखा है, रिएक्शन कैसा होगा सर उसके लिए मैंने एक, हाँ बोलो। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में Na2+ कांस्टेंट क्यों बोला आपने? क्योंकि जितना Na2+ सॉल्यूशन से निकलकर कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा था, उतना ही निकल में से निकल 2+ वापस सॉल्यूशन में आ रहा है, जो एनोड का रिएक्शन में मैंने लिखा है। इसलिए Na2+ का कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल कांस्टेंट है। हाँ सर। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो रिएक्शन होगा वो लिखा नहीं है मैंने, रिएक्शन का तुम्हें खुद से ही आइडिया लगाना है। कैसे लगाना है वो आइडिया लगाना है क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक बार रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इज अ यूजफुल मेथड for making alkanes from the electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid. In addition to alkanes, CO2 gas is also released during electrolysis. ठीक है, ये तो रिएक्शन लिखने के लिए जो फंडा यूज होगा वो दे रखा है। सेकेंड बोला है क्या, सेकेंड पैराग्राफ में कि 2 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज रिलीज्ड एट STP। ये हमें बताना है, तो करिए। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे भी, कहां पर पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन कैसा होता है। तो हो सकता है शायद तुम्हें रिएक्शन अभी लिखना ना आए, बट फिर भी कोई इशू नहीं है।
हुआ क्या? बोलो बताओ यार। नहीं सर। देखो इस क्वेश्चन में मेरे को जहां तक लगता है तुम्हें रिएक्शन लिखने में दिक्कत आ रही होगी। मैं एक बार रिएक्शन बता देता हूँ। सर एक बार फिर आंसर क्या है वो बता दो ना। आंसर आएगा 89.6 लीटर। आंसर बता दो फिर मैं ले आऊंगा, है ना? ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं सर, मुझे 7/2 मोल्स आया, तो वो 22.4 से मल्टीप्लाई करके देख रहा था। नहीं आएगा, 4 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आएगा ये। देख कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, केटाइन जाएंगे, या तो सोडियम प्लस जाएगा या वाटर जाएगा। तो किसका रिडक्शन होगा? वाटर का। वाटर। वाटर का। तो वाटर का रिडक्शन होगा। हाँ भाई होगा, कर लो। तो H2 गैस। करंट के बारे में कुछ बोला है क्या इसने? करंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, +2OH माइनस एक्वस, है ना? अब देखो इस क्वेश्चन में एक दो चीजें और है जो हमें यूज लेनी है। क्या? कि करंट के बारे में हमें कुछ बोला नहीं, वाटर हमारे पास बहुत सारा है, तो मैं H2 गैस कितना मोल रिलीज करूं, कैसे डिसाइड करूंगा ये बताओ? सर 2 मोल सोडियम एसीटेट के दिए, तो उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसी से रिड्यूस होगा ना। हाँ, उसी से रिड्यूस होगा। तो उसके लिए मैं पहले एक बार कैथोड का रिएक्शन लिख देता हूँ। कैथोड पर कौन होगा? सोडियम एसीटेट का एसीटेट आयन जाएगा और वो ऑक्सीडाइज होगा। देखो इसका 2 मोल होता है, रिएक्शन यही होता है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में। तो एक तो मुझे मिलता है CH3 मतलब इथेन गैस मिलती है, और एक मुझे CO2 गैस मिलती है। एक्चुअल में 2 CO2 मिलेगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसका कितना मोल था? इसका 2 मोल था। तो 2 मोल के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो 2 से 2 आ रहे हैं, तो 2 मोल के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितने आएंगे बताओ? 2 फैरेड्स। 2 फैराडे। तो यहाँ पर भी करंट में कितना यूज करूंगा? 2 फैरेड्स। 2 फैराडे। तो 2 फैराडे के रेस्पेक्ट में इसके कितने मोल्स रिलीज होंगे? 1 मोल। अब गैसेस के मोल्स निकालने, इस गैस का मोल निकालो, इस गैस का मोल निकालो। तो 2 के रेस्पेक्ट में इसका 1 मोल आएगा और इसका 2 मोल आएगा। समझे? हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितना आएगा? 1 + 1 + 2 दैट इज 4। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 × 4 मतलब 89.6 लीटर। समझे क्वेश्चन क्या था? अलग तरह का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था इसमें। अभी तक हमने देखो टोटल हमने कितने क्वेश्चन करे हैं क्वांटिटेटिव पर, क्वांटिटेटिव ने क्वालिटेटिव पर। एक क्वेश्चन ये करा, एक क्वेश्चन ये करा, एक क्वेश्चन ये करा और एक क्वेश्चन ये करा। 4 क्वेश्चन करें, चारों डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। ठीक है सर। हाँ, सर वो हम लोग को कैसे मालूम पड़ा कि H2O के 1 मोल है? क्या क्या बोल रहा है? क्या हमको कैसे मालूम पड़ा? वो H2 के 1 मोल है। देख पहले हमने कैथोड से करंट फाइंड आउट किया, क्योंकि वाटर तो बहुत सारा था और ना ही हमें करंट गिवन था। तो हम लोग क्या करें, तो मुझे पता था एसीटेट आयन के 2 मोल है, तो उससे फाइंड किया एनोड वाली रिएक्शन से कि 2 फैराडे का करंट चाहिए। तो 2 फैराडे का करंट ही कैथोड में चाहिए होगा, क्योंकि करंट तो दोनों तरफ सेम जाता है ना। तो इधर भी 2 फैराडे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में एक H2 जा रहा है, तो 2 फैराडे के रिस्पेक्ट में 1 मोल H2 जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग खत्म कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? 50 ml, 0.1 m copper sulfate solution is electrolyzed with a current of 0.965 ampere for
200 सेकेंड। आगे हमने बोला है assuming no change in volume during electrolysis, है ना, then what we have to calculate the concentration of copper 2 plus H plus sulfate ion at the end of electrolysis। करो। बताओ क्या होगा। किसी ने उसका नाम सुना है क्या? फ्रेंच कनेक्शन नाम से एक कंपनी आती है जिसमें घड़ियों की कंपनी होती है, किसी ने नाम सुना है उसका? सर वो और भी सामान बनाते हैं। कैसे कैसी आती है उसकी घड़ियां फ्रेंच कनेक्शन की? बताओ, किसी को आइडिया हो तो, कोई रिव्यू देना चाह रहा है। किसी को नहीं है क्या आइडिया? नहीं सर। अबे यार, मुझे लगा होगा तुमको पता होगा। सर जी शॉक ले लो। अरे बेच दूं क्या खुद को? मेरे को लेनी नहीं है, मुझे खुद को नहीं लेनी, मुझे देनी है किसी को। मेरे को लेनी होती तो मैं घड़ी पहनता ही नहीं हूँ। जी शॉक ले लो। सर नेट पे सर्च कर लो। अरे क्वेश्चन करो तुम, ये सारे काम तो मुझे ही पता है, मुझे तो आलस आता है, इतना ही करना होता तो मैं कर ही लेता, तुमसे क्यों पूछता। सर जय कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ भाई, लेडीज चाहिए, सही बोल रहा है। यही पूछना चाह रहा है ना जो ऊपर नाम आया, लेडीज चाहिए। हाँ हाँ सर वही। हाँ हाँ, वही चाहिए भाई, वही चाहिए। सर Cu2+ का 1/250 मोल्स रहेगा। मोल्स नहीं पूछा है, हमने पूछा है कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम गिवन है क्या? वॉल्यूम गिवन है, यस। कॉन्सेंट्रेशन पूछा है।
देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, चार्ज निकाल लें, है ना। नंबर ऑफ फेराडे कितना है, चार्ज को हमेशा फेराडे में ही निकालें, क्योंकि मोल में करोगे तो सही रहेगा, है ना। तो फेराडे कैसे निकालते हैं, आई इंटू टी अपॉन 96500 ऐसे निकालते हैं। आई कितना है 0.965 इंटू टाइम कितना है 200 सेकेंड डिवाइडेड बाय 96500। तो यहां से जो मेरा नंबर ऑफ फेराडे आ रहा है, चार्ज आ रहा है, वो कितना आ रहा है 2 मिली फेराडे। ठीक है, चार्ज मेरा 2 मिली फेराडे आ रहा है, 2 मिली फेराडे का चार्ज मैंने पास किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा। तो कैथोड पर एक तो वाटर है और एक कॉपर 2+ है, किसका रिडक्शन होगा, पहले कॉपर का होगा। कॉपर का होगा। कॉपर रिड्यूस होगा और किस में चला जाएगा, कॉपर रिड्यूस होके चला जाएगा कॉपर में। कॉपर के मिली मोल्स में निकालू तो कॉपर के कितने मिली मोल्स आएंगे, 5 मिली मोल्स, है ना। अब देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ सारी चीजें मिली मिली में ही कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो फेराडे भी कौन सा है 2 मिली फेराडे, है ना। अब देखो 2 मिली फेराडे के रिस्पेक्ट में कॉपर कितना खत्म होगा, 1 मिलीमोल। 1 मिली मोल कॉपर को माइनस कर दिया मैंने, तो कॉपर एक्चुअली बचा कितना 4 मिली मोल्स, है ना। कॉपर मेरे को 4 मिली मोल बचा। चार्ज कितना है, चार्ज तो मेरा 0 हो गया, खत्म हो गया चार्ज, कॉपर बचा है। और ये बना कितना, ये बनेगा 1 मिली मोल। ठीक है, चार्ज खत्म हो गया। अब मुझे निकालना है कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आएगा, कॉपर के मोल्स 4 मिली मोल। अगर मोल मिली मोल में रखा है तो वॉल्यूम भी किस में रख दो, मिली में, 50 मिली लीटर। मिली से मिली कैंसिल, तो ये आएगा 0.08 m। इतनी बात समझ आती है। हाँ सर। चलिए अब बात करते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा होगा, तो एनोड पर ऑब्वियसली सल्फेट है और एक वाटर है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं है, तो इनर्ट मान लेते हैं। सल्फेट और वाटर में से कौन रिड्यूस होगा, वाटर। वाटर। ठीक है, 2H2O gives O2 gas plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। हमें बोला क्या है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कितना है, ये 2 मिली फेराडे है करंट। 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 4 मोल H+ मिलता है, तो 2 मिली फेराडे से H+ कितना मिलेगा, 2 मिली मोल। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 2 मिली मोल अपॉन 50 मिली लीटर। मिली से मिली कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 0.04 m। ठीक है, अब सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी पूछा है, तो मुझे कोई बता सकता है सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, क्वेश्चन को देख लो एक बार। जीरो 0.1 ही होगा। वही सेम ही रहेगा। वो 0.1 m ही रहेगा, मतलब एज इट इज रहेगा ना, सेम रहेगा। तो हमने तीनों आंसर निकाल लिए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। समझ गए। हाँ सर। ठीक है, अब देखो चैप्टर के अंदर हमने 3 पार्ट में चैप्टर था, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्शन। तो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ लिया। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा है, कंडक्शन वाला पार्ट, है ना। तो थर्ड वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो 2 तरह का कंडक्शन होता है, एक होता है मेटलिक कंडक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कंडक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो उसमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ। डिफरेंस बताने के लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ ऐसा। ठीक है,
अब टेबल में क्या करते हैं, एक साइड में तो लिख देता हूं मैं मेटलिक कंडक्शन, जो मेटल में होती है वो कंडक्शन, और एक साइड में लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइट्स में होती है, जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, जो मेजर डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो इतना लिखना ही मेरे लिए काफी है। क्या कोई मेटल वायर होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो क्या उसमें करंट पास हो रहा होगा? मुझे अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना पड़ेगा, है ना, कि करंट का फ्लो कभी होगा जब उसको किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तभी उसमें करंट का फ्लो होगा। ऐसे थोड़ी वायर पड़ा मेटल वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन फेज और इन एक्वस फेज। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के मूवमेंट की वजह से होता है और मेटलिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, ये तुमने पढ़ा भी होगा पहले। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, नो चेंज इन composition, no change in composition of metallic wire after conduction। ऐसा कभी थोड़ी होता है कि किसी वायर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद मेरा वायर श्रिंक हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, या फिर वायर थोड़ा मोटा हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। कंपोजिशन चेंज होता है, वो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है हमारे एक्वस सॉल्यूशन की, और एक दो केसेस ऐसे भी देखे थे जिसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं भी होती, जैसे निकल नाइट्रेट वाला एग्जांपल लिया था, इसमें निकल नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता था जैसा पहले। तो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, वो डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पे, बट मेटलिक में तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स, मेटलिक कंडक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टेम्परेचर क्या है, हमारे मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है ये। ठीक है, इसमें किस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, साइज ऑफ आयन, मतलब कैटायन या एनायन जो एनोड या कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं वो। सॉल्वेंट क्या है वो, विस्कोसिटी क्या है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या, उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक्सेट्रा। इन सब बातों पर डिपेंड ये करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है इनका डिफरेंस का,
देखो 4th पॉइंट, लास्ट वन, क्या इन जनरल, ये शायद तुमने पहले भी पढ़ा होगा। इन जनरल क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्शन क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, बताओ। घटती है। घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्शन। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पाथ में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारी मोबिलिटी जो होगी आयंस की वो बढ़ेगी, वो मूव करेंगे फास्टली, ठीक है, तो हमारी क्या होगा, हमारा कंडक्शन बढ़ेगा। तो ये क्या थे हमारे जनरल पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को लेकर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सम जनरल टर्म्स, कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो तुमने फिजिक्स में पहले भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इनके बारे में पढ़ा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो पहला टर्म है हमारा सम जनरल टर्म्स में, फर्स्ट टर्म इज रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सभी को हम लोग है ना यूनिट से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि इनका यूनिट कितना है, सॉरी इनका यूनिट क्या है ना। रेजिस्टेंस को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, आर से। और कंडक्टेंस को क्या सिंबल बताया है फिजिक्स में, बताओ। सिग्मा। फिजिक्स में कुछ भी बताया हो, केमिस्ट्री में जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, ठीक है। अब जैसे देखो होता क्या है, ऐसा कुछ होता है, अब मान लीजिए मेरा सेल है ये, है ना, सेल मैंने बनाया, उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऐसा भरा है, ठीक है। अब उसमें मैंने प्लेट्स बनाई, दो पैरेलल प्लेट्स, एक एनोड वाली प्लेट, एक कैथोड वाली प्लेट, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड है, इन प्लेट के बीच का जो पैरेलल प्लेट से इनके बीच का डिस्टेंस ए मान लो, है ना। ये पैरेलल प्लेट से इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान लो, ए नहीं एल, सॉरी। इन प्लेट का एरिया ए, ये पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी ऐसा कनेक्ट हो रखा है। यहां पर एल क्या है, व्हाट इज एल, Distance between two plates. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स। ए कितना है, एक ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है कॉमन एरिया dipped into solution between parallel electrodes। मतलब मान लो, सपोज करो पूरे इलेक्ट्रोड का एरिया, पूरे प्लेट का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट वो हाफ ही डिप्ड हो रखा है उस सॉल्यूशन में, तो उसका ए क्या लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, बताओ। 5। 5 लेंगे, जितना एरिया डिप हो रखा है सॉल्यूशन में प्लेट का वही एरिया कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, हम लोग इसमें बोलते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल बाय ए। पढ़ा होगा ऐसा फिजिक्स में, पढ़ा है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए,
क्या पता यही सिंबल के साथ पढ़ा है या दूसरे सिंबल के साथ पढ़ा है, बट ऐसा होता है। नहीं सर, यही सिंबल था। यही सिंबल था, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं दोनों चीजें लिख देता हूं। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। यूनिट ओम। ओम होता है, जिसको ऐसा बनाते हैं ना, इसको लिखते हैं OHM, ओ। ऐसे ही ये रो है, ये क्या है मेरा, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। और एक और नेम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। यूनिट हमें पता होना चाहिए, यूनिट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसका यूनिट क्या लिख सकता हूं मैं? ओम मीटर। ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर लिख सकता हूं, या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, जैसा क्वेश्चन में यूनिट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए एक चीज तो ये आ गई। अगर मान लो हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसा कर दें, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/रो इज इक्वल टू 1/r L/A। आर और एल को इधर उधर ले गया, आर और रो को मैं लेफ्ट राइट में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 1/रो इक्वल टू 1/r L/A हो जाएगा। बताओ। हाँ सर। हाँ। तो 1/रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी। या फिर रेजिस्टेंस का उल्टा, दैट इज कंडक्टिविटी। और जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को? सिग्मा। देखो हमारे पास केमिस्ट्री में एक अलग सिंबल है, इसको बोलते हैं कप्पा, है ना, कापा बोलते हैं ना। ये हमारा कापा हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक हमारे पास है 1/r, ये क्या होगा? कंडक्टेंस, जिसको G से डिनोट करेंगे। अच्छी बात है। तो फार्मूला, फाइनली फार्मूला क्या बना? कापा इज इक्वल टू GL/A। अब ये क्या क्या होता है वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये कापा होता है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और 1/r होता है कंडक्टेंस, जिसको G से डिनोट करते हैं। देखो इनका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से ही हम लोग पहचानेंगे कि हमें दे क्या रखा है। कभी कभी सेम नाम भी दे दिया जाता है, तो यूनिट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो कापा का यूनिट क्या होगा? जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट हुआ है उसका उल्टा। तो इसके यूनिट देखो बहुत तरह से हम लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। पहले मैं जैसे है ना जी का यूनिट लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। जी का यूनिट क्या होगा? जी का यूनिट होगा ओम इनवर्स, क्योंकि रो का रेसिप्रोकल है। और ओम को उल्टा लिखे तो MHO भी आता है, ये भी लिखते हैं। MHO पढ़ा है कभी? मोहो बोलते हैं इसको, पढ़ा है कभी? हाँ सर। वो ओम को उल्टा करके लिख दिया है ना। या फिर इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमन ना, जिसको S से डिनोट करते हैं। ये 3 यूनिट है, ओम इनवर्स, MHO या फिर सीमन, ये 3 यूनिट इसको होते हैं। तो और यूनिट इसमें हम बना सकते हैं, ओम इनवर्स को क्या लिख दो? सीमन। तो सीमन मीटर इनवर्स या सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट्स याद रखें, यूनिट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ गए? बोलो। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हमारे पास दो ही जनरल टर्म्स थी, एक तो मैंने क्या लिखवाई, एक तो रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस। जिसको रेजिस्टेंस से हमने रेजिस्टिविटी डिराइव कर लिया, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी। तो टोटल 4 टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास सेल कांस्टेंट। इसका नाम सुना है कभी? इसको बोलते हैं J स्टार, है ना। J स्टार बोलते हैं इसको। J स्टार का फॉर्मूला क्या होता है? J स्टार इज इक्वल टू L/A, है ना। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा या तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, इस टाइप के यूनिट होंगे।
या फिर जे स्टार का एक और फॉर्मूला है जो यूजफुल होता है, जे स्टार इज इक्वल टू आर के, रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। वैसे तो हम लोग L बाई ए के अकॉर्डिंग बहुत सारे फॉर्मूले इसके डिराइव कर सकते हैं, बट फिर भी इन फॉर्मूले को तुम याद रख सकते हो, ठीक है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L बाई। चलिए होमवर्क मैंने दे दिया है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ना, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर।